नमस्कार, मैं विपुल कौर और बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग के एक और चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग में हमारे पिछले चैप्टर्स में हम बात कर चुके हैं कि रिपोर्टिंग होती क्या है, रिपोर्टिंग किस किस तरह से की जा सकती है, और साथ में मीडिया पे हमने एक स्पेशल बात की थी कि मीडिया कौन कौन से पायदान हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, सोशल मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया क्या है, और बाकी सारे मीडिया पे भी हम बात तफसील से कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके एक और बेहद अहम पायदान पे, जिसे हम बोलते हैं न्यूज़। आखिर ये न्यूज़ समाचार है क्या, मतलब जिसे हम समाचार बोलते हैं, क्या सच में वो समाचार है? क्या हर एक खबर छपने योग्य होती है? और यहाँ छपने से मेरा तात्पर्य इस है कि ऐसा कौन सा समाचार है, ऐसी कौन सी खबर, ऐसी कौन सी न्यूज़ है जिसे हम नेशनल मीडिया पे ले आ सकें। यानी कि एक तो खबर होती है जो हम आम दोस्तों के बीच में चर्चाओं के विषय बन सकती है, लेकिन ऐसी कौन सी खबर है जिसे हम नेशनल मीडिया पे ले जा सकते हैं, जिसमें आप प्राइम टाइम में कौन सी खबर सुनना चाहेंगे, देश की वो कौन सी सुर्खी होगी, कौन सी सबसे बड़ी खबर होगी जिस पे आप दिन भर चर्चा कर सकते हैं, और कौन सी खबर है जिसको हम फटाफट खबरों में निकाल देंगे, कौन सी खबर जो बहुत छोटी खबरें होती हैं। आपने कभी अगर न्यूज़पेपर का लेआउट देखा होगा तो न्यूज़पेपर के लेआउट में यहाँ एक छोटा सा कॉलम भी होता है जिसमें हम सार संक्षेप यानी कि छोटी छोटी खबरों का पार्ट लेते हैं, जिसे हम 1 कॉलम 2 कॉलम इस तरह से देखते हैं। मीडिया की नज़र में खबर की अहमियत सिर्फ उसके कॉलम यानी वो कितना स्पेस घेर पाती है उससे है। अगर कोई न्यूज़ 3 कॉलम तक जारी है, यानी कि उसने 3 कॉलम का स्पेस घेरा है, 4 कॉलम का स्पेस घेरा है, या 5 कॉलम की अगर कोई खबर छपी है, यानी कोई बहुत ही बड़ी खबर होगी। 5 कॉलम आमतौर पे मीडिया का सबसे लास्ट पैरा माना जाता है कि इससे बड़ी खबर कोई नहीं होती है। उसके बाद होता है कि कोई खबर पे हम पूरा ही पेज छाप देते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जिस दिन इलेक्शंस रिलीज होते हैं तो उस दिन स्टार्ट टू फिनिश सारा का सारा न्यूज़पेपर आपको एक ही खबर के पेज में रंगा हुआ होगा। हालांकि अगर आप ध्यान देखें तो उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी खबरें होंगी, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा न्यूज़ का पेज एक खबर के ऊपर रिलेट नहीं करेगा। उसमें कोई एक छोटी खबर होगी, किसी एक छोटे से इलाके में कौन विधायक जीते, कौन एक बड़ी नामचीन हस्ती जो चुनाव हार गए होंगे, किधर का जनाधार बढ़ा, किधर का जनाधार कम हुआ, कौन सा बॉक्स खोलने पे किस प्रत्याशी के वोट कम हुए। यानी अगर ध्यान से देखें तो ये सभी छोटी छोटी खबरें हैं जिन्हें एक अम्ब्रेला पे यानी कि बहुत बड़े बैनर के तले हमने समेट दिया, एक कॉमन सी बड़ी सी हेडलाइन लगा दी, लेकिन टेक्निकली ये सारी छोटी छोटी खबरें हैं। तो खबरों की दुनिया में हमारी खबरों का स्पेस होता है जो कभी कभी सार संक्षेप यानी कि न्यूज़पेपर का एक पेज, और जिसमें एक छोटी सी लाइन का इतना सा स्पेस अगर हम लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं सार संक्षेप या एक छोटी सी खबर, सिंगल कॉलम न्यूज़। और सिंगल कॉलम से भी छोटी जिसे हम बुलेटिन बोल देते हैं, कि बहुत ही छोटी सी खबर होती है। अगर अब इसी खबर को, इसी टर्म को मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भाषा में कहूँ तो हम बोलेंगे कुछ खबरें होती हैं जिन्हें हम फटाफट न्यूज़ स्निपेट्स के तौर पे लेते हैं। आपने कभी देखा होगा ना, हर न्यूज़ चैनल पे एक अलग प्रोग्राम होता है, 100 मिनट 100 रिपोर्टर, 30 मिनट हर सेकंड एक रिपोर्टर, यानी 1 मिनट 10 रिपोर्टर। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दिन भर की छोटी छोटी खबरों को देश भर की, मतलब आप समझ रहे हैं देश में कितना बड़ा, इतने सारे राज्य, इतने सारे जिले, इतने सारे नेता, सभी के मिला के हमने कुछ 100 खबरें, 20 खबरें, 30 खबरें हमने छांट ली हैं, और उनको फटाफट स्निपेट्स यानी 1 शॉट 1 किल। आपने शायद आर्मी की भाषा में सुना, एक स्नाइपर एक टर्म होता है जो एक बार में यानी एक गोली से एक दुश्मन को मार गिराता है। लगभग इसी टर्म का यूज़ हम यहाँ करते हैं कि हम एक बार में ही कुछ ही फुटेज और कुछ वॉइस ओवर के साथ एक पूरी खबर को हम एक दिन के लिए समाप्त कर देते हैं, जिसे हम स्निपेट्स बोलते हैं। तो यही स्निपेट्स का टर्म हम इसमें अलग अलग प्रोग्राम में देखते हैं, 1 मिनट 1 रिपोर्टर्स, 1 मिनट 100 रिपोर्टर, 100 मिनट 100 रिपोर्टर, फटाफट खबरें। यह हर एक न्यूज़ चैनल का एक अलग टर्म होता है जिसके ज़रिए हम इस वाली छोटी छोटी खबरों को किल करते चले आते हैं, यानी कि उन्हें विस्तार से समझा देते हैं। ऐसे ही अखबार की भाषा में एक एक कॉलम की छोटी छोटी खबरें। अगर खबर की वैल्यू बड़ी है, जैसे जैसे समाचार की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, तो उसी तरह से समाचार का आकार बढ़ता चला आता है। वो सिंगल कॉलम की जगह 2 कॉलम 3 कॉलम चली आती है, वो 2 कॉलम चली आती है, 3 कॉलम चली आती है, कभी कभी वो 4 कॉलम 5 कॉलम तक चली आती है, या फिर एक अम्ब्रेला हेडलाइन के साथ एक बड़ी सी हेडलाइन यहाँ से कॉमन हेडलाइन जाएगी, और उसके बाद हम सारा का सारा एक न्यूज़पेपर का पेज या कभी कभी आधा पेज एक ही खबर पर रिलेट कर सकते हैं। अगर भारत पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा क्रिकेट मैच होगा, वर्ल्ड कप मैच चल रहे होंगे, तो कभी कभी स्पोर्ट्स पेज पे आपने देखा होगा पूरा का पूरा पेज देखने में लगता है कि पूरा पेज एक ही खबर पे ब्लो कर रहा है, लेकिन दरअसल उसमें एक ही बड़ी सी हेडलाइन के पीछे बहुत सारी छोटी छोटी खबरें भी हो सकती हैं। मीडिया में हम एक और टर्म भी यूज़ करते हैं कभी कभी, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर का एक पेज है, उसमें हमने मान लीजिए इतना बड़ा स्पेस हमने ले लिया, ये सारी हम एक खबर चला रहे हैं, लेकिन इसमें भी हम एक और छोटी सी ट्रिक यूज़ कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं कैप्सूलिंग।
कैप्सूल आप समझते हैं ना, छोटी सी गोली जो बहुत असर करती है, वैसे टर्म हम इसमें यूज़ करते हैं। यहाँ हमने एक छोटी सी खबर ली, उस पर हमने इतना बड़ा स्पेस ले लिया, यानी एक छोटा सा हेडिंग लगा के एक खबर, फिर दूसरी खबर, जैसे कि आप कोई भी टॉपिक अगर उठा लेते हैं, इलेक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं, तो इलेक्शन में एक छोटा सा हेडिंग लगाया, एक छोटी सी खबर लिख दी, दूसरा हेडिंग लगाया, दूसरी खबर लिख दी। तो छोटी छोटी कैप्सूलिंग के जरिए हम सारा स्पेस घेरते चले आते हैं। सबके अलग अलग मुख्तलिफ हेडिंग होंगे, उसके नीचे उनका डिस्क्रिप्शन होगा, छोटा छोटा उसे डिस्क्राइब किया गया होगा। इस तरह से हम कैप्सूलिंग के जरिए खबरों को समझा रहे होंगे। तो हमारी मीडिया की भाषा में कहते हैं खबरें खबरों से लड़ती हैं। कौन सी खबर जीतेगी, कौन सी खबर फ्रंट पेज पे आएगी, कौन सी खबर यहाँ बायलाइन जाएगी, कौन सी खबर यहाँ छोटे से कॉलम में चली आएगी, या कौन सी खबर छपने से रोक दी जाएगी। सब खबरों को अलग तरह का हम एक एंटरटेनमेंट देते हैं, एक तरह से अलग से उसे एंटरटेन करते हैं कि किस खबर को कितनी वेटेज दी जानी चाहिए। अगर मेरठ जैसे बहुत बड़ा जिला है, मेरठ एक कमिश्नरी है, इसमें एक छोटा सा जेब कतरा पकड़ा गया जिसे भीड़ ने मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। हमारे पास उस जेब कतरे का नाम भी है, उसके साथ क्या कार्रवाई हुई, कौन से बाजार में कितने पैसे उससे बरामद हुए, उसकी जामा तलाशी में, ये सारी डिटेलिंग हमारे पास है। लेकिन क्या मेरठ जैसे अखबार, मेरठ जैसे ज़िले में ये छोटी सी खबर छपने लायक है? आमतौर पर नहीं। क्राइम की स्टोरीज में भी इतनी छोटी खबरों को हम आमतौर पर या तो छपने से रोक देते हैं। अगर उस दिन पूरे मेरठ में क्राइम में कुछ हुआ ही नहीं होगा तो भी इस खबर को बहुत छोटा सा स्पेस मिल पाएगा, क्योंकि उस खबर की कुछ खास वैल्यू नहीं है। कई खबरें अलग अलग वजह से, अलग अलग कारणों से बहुत ज़्यादा स्पेस भी पा सकती हैं। जैसे मान लीजिए किसी बीमारी की वजह से एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती हो गया, या किसी एक व्यक्ति की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। तो अब एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, कितनी बड़ी खबर है, बहुत छोटी सी, या तो छपेगी ही नहीं, छपेगी भी तो बीमारी का एक केस सामने है, बस इतनी सी खबर। अब इसमें होता क्या कि जितना ज़्यादा घातक आंकड़ा होता चला जाएगा, अगर एक ही जगह 10 लोग मरे खबर छपेगी, अगर 100 लोग मर गए, 1000 लोग मर गए, या कुछ टाइम पहले आपने कोरोना में देखा होगा कि कुछ बीमारी ही तो थी जिससे लोग मर रहे थे, लेकिन वो आंकड़ा करोड़ों तक पहुंच गया था। हर जिले में, हर एक देश में लाखों लोग मर रहे थे। तो उस एक खबर का इम्पैक्ट क्या रहा? लगभग 2-3 साल तक आप इसी कोरोना, उसका वायरस, उसका प्रकोप, उसका टीका, उसका बचाव, उसके नए वेरिएंट्स, इन्हीं को पढ़ते रह गए। यानी 2-3 साल तक एक खबर को हमने डिस्प्ले किया। क्यों? क्योंकि इसमें मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा था। सेम कोरोना वायरस, सेम कोविड वैक्सीन, सब कुछ होता, लेकिन अगर मरने वाले खाली 2 या 3 होते तो क्या हम इस खबर को या इस बीमारी को इतनी तवज्जो देते? नहीं। यानी मृतकों का आंकड़ा भी कई बार खबर की वेटेज बढ़ा देता है। एक बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या अगर 10-20 है, जैसे कि डेंगू की बीमारी होती है, तो इसे आप डेली देखते हैं कि हर साल कितनी वेटेज मिलती है, बहुत जरा सी, राइट। लेकिन सेम कोई और बीमारी जो ज़्यादा भयावह है, जो ज़्यादा जानलेवा है, जिसने बिल्कुल पैंडेमिक का रूप ले लिया है, तो क्योंकि मरने वालों का आंकड़ा ज़्यादा है, इसलिए उस खबर को गवर्नमेंट भी और मीडिया भी सभी अलग तरह से तवज्जो देंगे, अलग तरह से उसको डिस्प्ले किया जाएगा और इसको उतना ज़्यादा मीडिया स्पेस दे दिया जाएगा। तो खबर का प्रभाव कई जगह से बढ़ता है। मैंने फिर से कहा, खबरें खबरों से लड़ती हैं। खबर जो ज़्यादा बड़ी होती है, जो ज़्यादा भयानक होती है, उतनी ज़्यादा बड़ी खबर, जितनी बुरी खबर, जितनी ज़्यादा खराब खबर है, उतना ज़्यादा स्पेस ले लेती है। तो आज हम बेसिकली न्यूज़ बिजनेस को ही समझेंगे। आखिर ये न्यूज़ है क्या, जिस न्यूज़ की हम बात लगातार कर रहे हैं कि क्या है ये न्यूज़, किस लिए कोई न्यूज़ बनती है और कौन सी न्यूज़ नहीं होती है। अक्सर हम कहते हैं बैड न्यूज़ इज़ न्यूज़ फॉर रिपोर्टर, यानी कि अगर खबर बुरी है तो ही पत्रकार के लिए है खबर है। गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। हालांकि आम शहरियों की भाषा में उल्टा कहा जाता है कि नो न्यूज़ गुड न्यूज़, यानी अगर मेरे और आपके बारे में कोई खास खबर नहीं है तो अच्छी खबर है। अगर मैं सकुशल हूँ, आप सकुशल है, तो आपके घर वालों के लिए कोई खबर ही नहीं है। पत्रकारों के लिए बदकिस्मती से बिल्कुल उल्टा चक्र चलता है, यानी कि अगर खबर बुरी है तो ही पत्रकारों के लिए खबर है। नो न्यूज़ यानी गुड न्यूज़ यानी नो न्यूज़, यानी कि अगर खबर सब सही है, सब कुछ सही है, तो हमारे पास कोई खबर ही नहीं है। फिर हमारे खबर तलाशनी पड़ेगी, शायद सरकारी फाइलें उलटनी पड़ेंगी, पुरानी योजना को तलाशना पड़ेगा, या किसी और तरीके से पुराने किस्सों को, पुराने गड़े मुर्दों को खाड़ना पड़ेगा, फॉलोअप्स करने पड़ेंगे और बहुत सारे तरीके निकालकर खबरों को खोजना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके शहर में भीषण दंगा हो रहा है, कोई चोरी चकारी, इलेक्शंस आ गए, मैच हो गए, कोई सेलिब्रिटी आई है, कोई सिनेमा में कोई नई सनसनी आई है, कोई भी विवाद की स्थिति हो गई है, कोई 2 सेलिब्रिटी आपस में भिड़ गए हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे भिड़े हो, कुछ भी अगर ऐसा विवाद है तो पत्रकारों के लिए खबर है। वरना नो न्यूज़ गुड न्यूज़ वाला कॉन्सेप्ट हमारे चलता है। जितनी ज़्यादा बैड न्यूज़ उतनी ज़्यादा पत्रकार के लिए अच्छी खबर। पत्रकारों के साथ ये जो न्यूज़ बिजनेस है ये उतना सामान्य होता नहीं है जितना हमारे को देखने में मिलता है। तो पत्रकारिता की कुछ परिभाषाओं को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे।
पत्रकारिता की खबरों में एक जुमला अक्सर उछाल दिया जाता है कि एक कुत्ते ने अगर आदमी को काटा तो वो कोई खबर ही नहीं है, लेकिन अगर आदमी ने पलट कर कुत्ते को काट लिया तो बहुत बड़ी खबर है। यानी कि जो कुछ भी अनयूजुअल होता है, जो नहीं चल रहा है, जो आमतौर पे नहीं चलता है, अगर वो हो रहा है, कुछ भी नया नाटक शुरू हो गया है, तो यानी कि वो खबर है। जो चलता चला है, आप स्कूल से चले या घर से चले, कॉलेज पहुँचे, पढ़ाई की, लेक्चर अटेंड किए, वापस पहुँच गए, कोई खबर ही नहीं है। बात चल रही थी खबर क्या है, तो एक कई बार कहते हैं ना अनयूजुअल होना चाहिए। अगेन जैसे कि अगर मैन बाइट्स अ डॉग देन देयर इज न्यूज़, अगर इंसान ने कुत्ते को काट लिया तो खबर है, अगर कुत्ते ने आदमी को काटा तो क्या आपने कभी ऐसी कोई खबर अखबार में पढ़ी है? शायद नहीं। या फिर किसी कुत्ते ने बहुत ही भयानक हमला करके किसी नवजात शिशु या किसी बच्चे को मार ही डाला हो तो इस तरह की खबर छप सकती है। अगेन खबर जितनी भयावह होगी, जितनी ज़्यादा दर्दनाक होगी, उतना ही स्पेस से मिल पाएगा। अगर नॉर्मल हल्का सा बाइट है तो आप चुपचाप कोई अखबार में रिपोर्ट किए बिना सीधे सीधा हॉस्पिटल में जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना टीका लगवाएंगे और घर आ जाएंगे, कोई खबर नहीं छापी जाएगी। तो यानी फॉर न्यूज़ द इंसिडेंस हैज़ टू बी अनयूजुअल। जो भी खबर आप लिखना चाहते हैं उसको कुछ ना कुछ डिफरेंट, जो रोज़मर्रा की वारदात है उनसे कुछ डिफरेंट होना पड़ेगा। ऐसे एक पॉइंट होता है somebody somewhere wants to suppress, until unless nobody wants to suppress your thing, it's just an advertisement। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई अगर इस खबर को रुकवाना, दबवाना, छपवाने से रोकना चाहता है तभी वो खबर है, अदरवाइज वो सिर्फ विज्ञापन है, जस्ट एन एडवर्टीजमेंट। दैट्स एन अनदर पॉइंट। मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई ना कोई ये नहीं चाहता कि मेरी खबर को रोक दिया जाए, वो मेरे मुतालिक भी हो सकती है, किसी भी अगर प्रशासन के खिलाफ खबर लिख रहे हैं और प्रशासन चाहता है, उससे कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, व्यथित हो चुका है प्रशासन या जो भी संबंधित अधिकारी है, जब तक उसे रुकवाना नहीं चाहता यानी वो समाचार है ही नहीं, वो सिर्फ विज्ञापन है। जैसे पुलिस का गुड वर्क होता है कि पुलिस ने बहुत सारे अपराधियों को पकड़ लिया, तो वो तो गुड वर्क है ना, वो तो विज्ञापन हो गया। जब तक कि कोई समाचार इतना ज़्यादा व्यथित करने वाला ना हो, चाहे कहीं ना कहीं अगर मेरे खिलाफ कोई खबर हो किसी वजह से और मैं ही उसे रोकना कर नहीं चाह पा रहा हूँ किसी भी तौर पे, तो यानी कि वो खबर है ही नहीं। हाँ, फिर तो मैं तारीफ करवाऊंगा, ठीक है, वो तो मेरे लिए विज्ञापन हो जाएगा। तो somebody somewhere want to suppress, then only it's news, otherwise that is advertisement। ये न्यूज़ का दूसरा फॉर्मूला होता है, यानी कि समाचार को कोई ना कोई रुकवाना चाहता हो। यानी कि इसका एक और एग्जांपल हम देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले टीवी पे एक सीरीज़ एक चैनल पे चल रही थे जिसमें कि नेपाल से एक विमान को हाईजैक करके कंधार में ले जाया जाता है। उस सीरीज़ में एक इंसिडेंस आता है जो मुझे लगा पत्रकारिता के छात्रों के लिए बड़े काम की चीज़ थी, जिसमें इंसिडेंस में ऐसा कुछ था कि कुछ अपराधी उस जो विमान था उसको 184 यात्रियों को अगवा कर लेते हैं, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ब्यूरोक्रेट था, नौकरशाह था, बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी थी। अब जो अपहरण करता थे उनको ये बात नहीं पता थी, लेकिन एक पत्रकार को पता चल जाती है। तो अगेन यहाँ ये सेम लाइन आती है, कोई ना कोई तो उसे रोकना चाहता था। अब यहाँ पत्रकार के साथ एक एथिक्स वाला फॉर्मूला यूज होने लगता है कि क्या आपके लिए नैतिक तौर पे ये सही है कि हम जब एक विमान का अपहरण कर लिया गया है तो उस विमान के अपहरणकर्ताओं को अगर ये बात पता चल जाती है, मैं पत्रकार हूँ तो मेरा दायित्व होता है, मेरी लॉयल्टी होगी सिर्फ मेरे पाठकों के प्रति। पाठकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो आपने विमान में बहुत सारे लोग जिनकी लिस्ट जारी की गई है उनमें से एक व्यक्ति ब्यूरोक्रेट है, टॉप ब्यूरोक्रेट है, राजनयिक है, लेकिन अगर ये खबर बाहर आती है, आउट एंड ब्लो हो जाती है, तो ये अपहरणकर्ताओं को भी पता चल जाएगी और हो सकता है फिर उस व्यक्ति को कॉम्प्रोमाइज़ भी करें, उसकी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दें या फिर उसको भी नेगोशिएशन के पार्ट पे ले आएँ। तो ऐसे में पत्रकारिता का दायित्व बोध, उसकी जो लायबिलिटी होती है वो सिर्फ जनता के प्रति ही नहीं, राष्ट्र के प्रति भी होती है। और एज ए सिविलियन, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिविलियन हमारी ये भी जिम्मेदारी होती है कि हमारा कोई भी कदम राष्ट्र के खिलाफ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए उस न्यूज़ को दबा दिया जाता है। तो ये जो मैंने सप्रेस वाली बात कही थी, तो ये सप्रेस हर जगह लागू नहीं होती कि हम अपने राष्ट्र के खिलाफ खबर चलाने लग जाएं। सरकार के किसी घोटाले के खिलाफ लिख दें, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो हमारा काम होता है, लेकिन अगर उसे कीमत हमारा राष्ट्र चुकाने वाला है तो वो हमारे लिए समस्या की बात हो सकती है। अगर हमें पता है कि उससे हमारा पूरा मार्केट तबाह हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्याओं में घिर जाएगा, शायद देश के अंदर बिल्कुल गृह युद्ध की स्थिति आ जाए, तो ऐसी खबरों को पत्रकारों को दायित्व बोध के साथ रोक देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य होता है। सरकार के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है। यदि सरकार के खिलाफ कोई स्कूप मिला है तो उसे रोकने का कोई भी वाजिब वजह नहीं होती है, और अगर आप ऐसी कोई खबर रोक रहे हैं तो शायद आप अपने ज़मीर के साथ सौदा कर रहे हैं। क्लियर? तो ऐसे में सप्रेस वाला पार्ट वहाँ जहाँ तक कि कोई ब्यूरोक्रेट, कोई राष्ट्र, कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई मंत्री, कोई भी व्यक्ति अगर उसे व्यथित है तो वो समाचार है, अदरवाइज दैट इज जस्ट एन एडवर्टीजमेंट, नथिंग एल्स। क्लियर? थर्ड पार्ट आता है इंटरेस्टिंग।
द न्यूज़ हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग। जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ होगी उतना ही ज़्यादा खबर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। अगर खबर को इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, अगेन आप खबर को इंटरेस्टिंग बनाएं, ये एक फर्जी पार्ट हो जाएगा। हाँ, कभी कभी खबर ही इंटरेस्टिंग होती है, हालांकि जैसे मैंने बताया ना, खबर की भयावहता बहुत ज़्यादा हो, खबर की भयावहता या उसमें मरने वालों की संख्या ज़्यादा होना उसका एक पार्ट हो सकता है, वो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। लेकिन कभी कभी अपने रोचक बदलावों की वजह से खबर इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे कि पुलिस ने किसी को पकड़ा लेकिन अभिरक्षा में वो अपनी हथकड़ी तोड़ के भाग गया, किसी पुलिस वाले ने फिर से उसे पकड़ लिया, वहाँ से उसे मार के भाग, मतलब ऐसा कुछ इंसिडेंट जो रोचक होता चला जाए। जैसे कि कभी कभी कोई बड़ी सेलिब्रिटी इन्वॉल्व हो जाती है। कुछ दिन आपने देश सुना होगा, देश के एक बहुत बड़े सुपरस्टार है शाहरुख खान, तो उनके बेटे आर्यन खान के ऊपर एक आरोप लगा था कुछ ड्रग्स वगैरह को लेके और उनकी तस्करी वगैरह के आरोप थे। अब ये खबर इंटरेस्टिंग क्यों थी? क्योंकि उसमें एक बहुत बड़े सुपरस्टार इन्वॉल्व थे और लगभग देश भर के मीडिया का अटेंशन था। और इस खबर में कह रहे थे ना, मैंने कहा था ना, खबरें खबरों से लड़ती हैं, तो इस तरह की खबरों की उम्र बहुत ज़्यादा होती है, लगभग कई महीनों तक ये केस आपने देखा होगा चला। जैसे कोरोना में मरने वालों की संख्या ज़्यादा थी तो कई सालों तक खबर चली। तो कभी कभी खबरें इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती हैं किसी न किसी वजह से, उसमें कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व होता है, दो सेलिब्रिटी आपस में झगड़ पड़े। मान लीजिए एक मूवी आई थी AK वर्सेस AK, जिसमें अनुराग कश्यप और अनिल कपूर की आपसी रंजिश दिखाई गई थी। तो इस मूवी के प्रमोशन के लिए इन लोगों ने इंस्टाग्राम पे सच में आपस में लड़ाई करनी शुरू कर दी थी, यानी कि इंस्टाग्राम पे तू मैं करनी शुरू कर देती, एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट लिखने शुरू कर देते। तो जब तक कि सब लोगों को ये समझ में आया कि ये प्रमोशनल एक्टिविटी है अपनी आने वाली मूवी के लिए, तब तक लोगों ने इसको खबर के तौर पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी। लगभग सभी समाचार पत्रों में इस खबर को कवर किया गया। बाद में समझ में आया इनकी जो मूवी आने वाली है AK वर्सेस AK, ये खाली उसकी प्रमोशनल एक्टिविटी के तौर पे ये लोग आपस में एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे या वे सोशल मीडिया पे गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि ये हाइप क्रिएट कर सके और इस प्रमोशनल एक्टिविटी का फ़ायदा इनके आने वाली मूवी को हो जाए। तो खबर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कभी कभी PR यानी पब्लिक रिलेशन जो सेंस होती है, वो भी खबरों को छालने की कोशिश करती है। जैसे कुछ सालों पहले दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई थी छपाक। अब उसमें एक महिला के ऊपर तेजाब गिरने के एक अटैक के बारे में वो खबर थी। इसकी प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए उन्हीं दिनों JNU में कुछ स्टूडेंट्स पे, कुछ छात्रों पर खूनी हमला किया गया था। तो वो अपनी PR एक्टिविटी के लिए या उस खबर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि उनको थोड़ा सा मीडिया हाइप क्रिएट हो जाए, वो JNU के कैंपस में गई भी थी और पीड़ित छात्रों के साथ वो खड़ी हुई दिखाई दी थी। तो ऐसे में अगेन हमारे को मीडिया अटेंशन कई बार PR एजेंसी भी क्रिएट करवा देती हैं। एज ए गुड पत्रकार आपको खुद ही क्लासिफाइड करना है कि ये क्या PR की तैयार की गई कैंपेनिंग है या सचमुच में ही खबर इंटरेस्ट। तो ये सारा पार्ट आप अपने आप से डिसाइड नहीं करेंगे, यू विल हैव टू वेट कि हाँ सच में मीडिया का PR ना कहे, आप खुद खबरों के बीच के स्कूप ढूंढें और उसके बीच में क्या इंटरेस्टिंग पार्ट है आप निकाल सकें। तो उसके लिए आपके पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। कई खबरें अपनी बुनियादी कारण से इंटरेस्टिंग होती हैं, कभी कभी खबरों में कोई इंटरेस्टिंग एंगल ढूंढना भी पड़ सकता है। लेकिन अगर आपको सचमुच का कोई एंगल मिल गया, आपने ज़बरदस्ती फॉर्म नहीं किया है, उसे फोर्स नहीं किया है, सचमुच में कोई इंटरेस्टिंग एंगल है, तो यानी खबर सचमुच में इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग खबर पढ़ी जाती है, लोग उसके बारे में पढ़ना जानते हैं। और आपको ऐसा एंगल ढूंढना है जो सभी लोगों को इंटरेस्टिंग मिले। मीडिया में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाए, इस पर मैंने बात करते हुए आपको बताया था कि मीडिया यानी समाचार पत्रों को और न्यूज़ चैनल को सभी लोग देखते हैं, जिलाधिकारी भी देखते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, सभी लोग, और यहाँ तक कि रिक्शा वाला, मजदूर, शिक्षक, छात्र, दुकानदार, सभी लोग, हर कोई बिजनेसमैन, हर कोई न्यूज़पेपर को पढ़ता है। आपको ऐसी भाषा का चयन करना है जिससे सभी लोग रिलेट कर सकें, यानी जिलाधिकारी भी जिसका भाषा के साथ कंफर्टेबल हो और एक रिक्शा वाला भी। तो दरअसल आपको क्या करना होगा, अपनी भाषा का स्तर बहुत सामान्य रखना होगा, क्योंकि अगर एक रिक्शा वाला आपकी खबर को फैक्ट बाय फैक्ट पढ़ पा रहा है तो यानी कि कोई भी पढ़ पा रहा है। लेकिन अगर आपने बहुत हाई कमांड वर्ड्स यूज़ करने शुरू कर दिए, बिल्कुल ही टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो शायद रिक्शा वाला और छोटे तबके के लोग उस खबर से महरूम हो जाएंगे। और अगर वो आपकी खबर से कट गए तो बहुत बड़ा वर्ग आपके समाचार से कट जाएगा। तो आपकी भाषा, क्योंकि अगर आपकी भाषा कम स्तर की है, बहुत हल्की है, यानी हल्की का मतलब मेरा यानी आपने हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया है, आपकी भाषा बहुत सरल है, छोटे शब्द हैं, 3-4 शब्दों का आपने एक सेंटेंस बना के फॉर्म किया है, बहुत ही आसान भाषा का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हर कोई आपके समाचार को आराम से पढ़ पाएगा। जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री या किसी भी स्तर का मंत्री हो, कोई भी बड़ा बड़ा राजनेता हो या कोई किसान वर्ग का व्यक्ति हो, छात्र हो, शिक्षक हो, व्यापारी हो, कोई भी आपकी खबर को पढ़ भी पाएगा, समझ भी पाएगा और आपका जो कंटेंट है उसे कंज्यूम कर पाएगा, विच मेक्स योर ऑडियंस से यस, yippee।
यानी कि कुछ भी ऐसा जो पढ़ के आपके ग्राहक एक अलग तरह की प्रतिक्रिया दे सकें। जैसे कि अगर आपने बहुत रोमांचक तरीके से स्पोर्ट्स की न्यूज़ लिखी है, भारत ने पाकिस्तान पे विजय की, अब इस हेडलाइन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध हुआ था जैसे भारत ने जीत लिया? नहीं। यानी कि ये हेडलाइन कुछ और इंडिकेट कर रही है, लेकिन इस हेडलाइन को पढ़ के आपको क्या लग रहा है? कुछ बड़ा घटित हुआ है। अब इस खबर को और अंदर में जाएं तो यानी कि एक खेल जिसे क्रिकेट कहते हैं, उस खेल में भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ी को हरा दिया। तो क्या सारा भारत खेला था और सारे पाकिस्तान? नहीं, सिर्फ यहाँ के चुने हुए, यहाँ की जो इलेक्टेड 11 लोग थे, उन्होंने ही पाकिस्तान के चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स को हरा दिया। लेकिन एक प्रतियोगिता में ऐसा कुछ हुआ, लेकिन हमने हेडिंग क्या लगा? भारत ने पाकिस्तान को रौंदा, भारत ने पाकिस्तान पे जीत हासिल की। तो यानी हम कई बार खबर इस तरह से लिखते हैं कि पाठक उससे कनेक्ट हो सकें, उसकी फीलिंग्स, उसके जो इमोशंस हैं, उसके जो भाव हैं, उनको पाठक या हमारे ऑडियंस जो है वो कनेक्ट कर सकें। जब तक हम ये नहीं करवा पाएंगे, यानी कि हमारी खबर कुछ पीछे छूट रही है। हमारे को अपने पाठकों को, अपने ऑडियंस को अपने साथ कनेक्ट करने की आदत डालनी होगी, वहाँ तक पहुँचाना होगा कि जब हम सेम लेवल पे आ जाएंगे तभी हम सक्सेसफुल काउंट किए जा सकेंगे। एक और परिभाषा कही जाती है, व्हाट यू सी इज़ न्यूज़, व्हाट यू नो इज़ बैकग्राउंड, व्हाट यू फील इज़ ओपिनियन। अब इन 3 शब्दों में बहुत कुछ सिमट गया है। जो आप देखते हैं वो खबर है, राइट। यानी कि जो भी कुछ आपने देखा, मैं एक मिसाल के तौर पे लेता हूँ, मवाना रोड पर 2 आमने सामने से आ रही बसों में आपस में टकराहट हुई और लगभग 25 लोग हताहत हो गए, 25 या 20 और लोग घायल हो गए। अब ये जो खबर है, छोटी सी खबर है, हमने जितना देखा ये समाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ होता है हमारा बैकग्राउंड नॉलेज क्या है। बैकग्राउंड नॉलेज हो सकता है कि मवाना रोड पर ही 2 और एक्सीडेंट हो चुके हो 1 हफ्ते के अंदर, तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा? मवाना रोड पर 1 हफ्ते के अंदर तीसरी बार सड़क हुई खून से लाल, एक तीसरा बड़ा हादसा, और प्रशासन आखिर किस बात का इंतजार कर रहा है। तो यानी कि हमारे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ने इस न्यूज़ की वैल्यू उठा दी। अदरवाइज खबर इतनी थी कि 2 बस आमने सामने टकराई हैं और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ हमारी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है ये खबर को बड़ा बना रही है। तीसरा होता है व्हाट वी फील इज ओपिनियन, यानी समाचार और विचार 2 अलग अलग चीज़ होती है। न्यूज़ में व्यूज़ नहीं मिलाने होते हैं। तो हमारी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, जो हम देख पा रहे हैं वो खबर है, और जो हम फील कर पा रहे हैं वो हमारा ओपिनियन है। एक अच्छे पत्रकार को समाचार में अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता, ये नियम होता है। यानी कि अगर आप समाचार में अपना ओपिनियन दे रहे हो तो आप कुछ गलत स्टेप कर रहे हैं, जिससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले या आपको ऐसा लगे कि आपने समाचार के अंदर अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिया, मीन्स आप किसी गलत ट्रैक पर चले गए हैं, उससे बचिए। समाचारों में विचार रखना आपका काम नहीं है। ऐसा नहीं कि समाचार पत्र में, अगर मैं समाचार पत्र का प्रारूप लूँ तो समाचार पत्र में आपके व्यूज़ छपते ही नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसे हम न्यूज़ नहीं कहते, उसे हम आर्टिकल बोलते हैं, उसे हम एडिटोरियल बोलते हैं, उसे कॉलम राइटिंग बोलते हैं। तो न्यूज़ के लिए स्पेस है, आप उस स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर जो समाचार आप देख रहे हैं वो समाचार की शक्ल में ही होना चाहिए, उसमें आपके ओपिनियन की जगह नहीं होनी चाहिए। पत्रकारों का काम अपने विचार रखना नहीं, सिर्फ समाचार रखना होता है। न्यूज़ नहीं, सिर्फ व्यूज़ रखना होता है। तो आपको अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना चाहिए। जैसे कि यदि कोई हत्यारोपी है, किसी के ऊपर हत्या का आरोप लगा, तो आप उसे हत्यारा नहीं लिख सकते। आप कोर्ट नहीं हो, आप पुलिस नहीं हो, आप सिर्फ इन दोनों को ऊपर से देखने वाली एक शक्ति हो, जो इन दोनों के कार्यों को बिल्कुल पारदर्शिता से उनका लेखा जोखा रख के पाठकों के सामने रख रहे हैं। तो पत्रकारों का काम ना तो पुलिस का काम होता है, आप पुलिस नहीं हैं, आपको इन्वेस्टिगेशन में आप सपोर्ट कर सकते हो। जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है उसका सारा चेकआउट, उसका लेखा जोखा आप कर सकते हो। हालांकि आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग यानी खोजी पत्रकारिता भी कर सकते हो, लेकिन उसमें भी आप वर्डिक्ट नहीं दोगे। आप पुलिस के साथ फैक्ट अपने पाठकों को दे सकते हो कि फैक्ट ही कहते हैं, लेकिन अब भी आप हत्यारोपी को हत्यारा नहीं कह सकते, आपको ऐसी आज़ादी नहीं है। और अगर आप ऐसा करें तो आप पत्रकारिता के दायरों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसकी इजाज़त आपको हरगिज़ नहीं है। तो ध्यान रखिए, व्हाट यू सी इज़ न्यूज़, व्हाट यू फील इज़ योर ओपिनियन, एंड व्हाट यू नो इज़ योर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का इस्तेमाल करना अच्छी बात है। एक पत्रकार के पास अगर किसी घटना के इर्द गिर्द की बहुत सारी जानकारी पहले से है तो वो उसके लिए प्लस पॉइंट है। बल्कि न्यूज़ रीडर और न्यूज़ एंकर में मेन फ़र्क यही होता है कि न्यूज़ रीडर जो होता है वो खाली जो दिख रहा होता है उसे पढ़ सकता है, लेकिन न्यूज़ एंकर का जो थिंक टैंक है, जो थिंक बैंक है, जिसका नॉलेज बैंक है, वो पहले से काफ़ी फेल है। तो इसका इस्तेमाल करके एक पत्रकार अच्छा न्यूज़ एंकर बन सकता है।
लेकिन अगेन व्यूज़ रखना तभी उनका काम नहीं होगा। उनका काम सिर्फ घटना को एज इट इज़ चित्रित करना होगा, उसमें अपने सारे तथ्य रखना हमारी आज़ादी होती है। जितने भी तथ्य हम जुटा पाए अभी तक, जो पुलिस ने हमारे को वर्जन दिए, उन सबको समेट कर हम जनता के सामने, अपने पाठकों के सामने रख सकते हैं। कई बार पत्रकारों को कहा जाता है कि इस जैसे डॉग ड्यूटी या फिर कि पत्रकारिता का पेशा काफ़ी हद तक एक वॉच डॉग की ड्यूटी होती है। तो 3 कारण से होती है। पहला, हालांकि इसे कई बार मजाक की सेंस में भी किया था, लेकिन गंभीरता से देखें तो पहला, पत्रकारिता के पास खबरों को सूंघने की शक्ति होती है। अगर आप कभी देखेंगे ना तो बहुत सारी खबरें जो दिख रही होती हैं हमारे को, छोटी छोटी खबरें, या दिन भर में आप कभी भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, थाने में जाएंगे, चौकियों में जाएंगे, वहाँ से खबरें ढूंढेंगे, तो आपके पास ये शक्ति होती है, सूंघ के आप बता देंगे कि ये वाली खबर बड़ी लग रही है, इस खबर पे खेला जा सकता है, इस खबर को पेज पे ताना जा सकता है, ये खबर छोटी है, इसमें हम इतना सा स्पेस दे देंगे, ये खबर बहुत ही छोटी है, इसे रोक ही दे सकते हैं, या फिर कोई खबर है बड़ी है, उसे बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन हम दे सकते हैं। तो किस खबर पे कितना स्पेस देना है, ये सूंघकर बताने की शक्ति एक पत्रकार के पास होती है। दूसरा, पत्रकार अपने पाठकों के लिए लॉयल होता है, वफादार होता है, दूसरी बात होती है। और तीसरा, वॉचडॉग। वॉचडॉग मतलब पत्रकारिता का पेशा इस तरह से होता है कि पत्रकार सजग रहता है और कोई भी दिक्कत आए तो अपने पाठकों को जागरूक करना, उनको अलर्ट कर देना कि कुछ बड़ी घटना हो सकती है, आप अभी अलर्ट हो जाइए। तीनों ड्यूटीज पत्रकारिता का पार्ट होता है। तो इसलिए वॉचडॉग पत्रकारिता बहुत अच्छी पत्रकारिता मानी जाती है, जिसमें आप खबरों को स्मेल कर सकते हैं, खबर कितनी बड़ी कंटेंट जा सकता है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आप अपने पाठकों के लिए हमेशा वफादार रहेंगे, आप पाठकों के साथ छल नहीं करेंगे, और अगर आप कर रहे हैं तो आप पत्रकारिता के पेशे को अपमानित कर रहे हैं। और तीसरा और आखिरी, आपकी ड्यूटी होती है कि अगर आपको लगने वाला है कोई बड़ी घटना हो सकती है तो आप पहले से ही बता दीजिए कि कोई बहुत बड़ी त्रासदी आ सकती है। अगर आप पहले सचेत हो जाएंगे तो आप बच जाएंगे। तो ये तीनों काम अगर आप कर रहे हैं तो आप अच्छे पत्रकारिता कर रहे हैं। तो अपनी न्यूज़ की परिभाषाओं को आगे बढ़ाते हैं। एक बार एक कन्फ्यूज़न होता है कि हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ और फीचर स्टोरी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये क्या क्या होते हैं। फीचर स्टोरी क्या होती है, हार्ड न्यूज़ क्या होती है, सॉफ्ट न्यूज़ क्या होती है, कॉलम राइटिंग क्या होती है, एडिटोरियल्स क्या होते हैं। तो इसमें परिभाषा क्या आती है, हार्ड न्यूज़ कैचेस द रीडर बट फीचर्स होल्ड देम। कोई भी हार्ड न्यूज़ जो होती है, कोई बहुत बड़ी खबर जिसमें अगर आप क्लास के अंदर हैं, ट्रेन में हैं, बाइक चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके कानों में कोई एक बड़ी खबर पड़ी और आप तुरंत जम गए, आपको लगा ये खबर तो पहले पता करनी पड़ेगी क्या बड़ी खबर है। मान लेते हैं मिसाल के तौर पे, अब अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में निकल रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक हेडलाइन सुनने को मिल गई, शहर में कर्फ्यू, तो क्या आप अपने ऑफिस जाएंगे? नहीं, पहले आप रुक के पूरी खबर सुनेंगे कि क्या सच में शहर में कर्फ्यू है, क्या आप अपने ऑफिस पहुंच भी पाएंगे, क्या अगेन लॉकडाउन लग गया है, महामारी हो गई है, या कोई भी ऐसा कारण जिसकी वजह से आपको लगता है आपका रोज़मर्रा काम आपको रोकना पड़ेगा। तो यहाँ हार्ड न्यूज़ ने आपको एकदम से कैच कर लिया है। अब जब तक आप उस पूरी खबर की तफ्तीश नहीं कर लेंगे, उस खबर को पूरा पढ़ नहीं लेंगे, तब तक आप आगे कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। दिस इज़ हार्ड न्यूज़। ऑन द अदर हैंड, फीचर स्टोरी क्या होगी? फीचर स्टोरी जिसमें आपको कई सारे कॉलम में ज़्यादा लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन किसी खबर की डेप्थ मिलेगी, जिसमें आप खबर को पूरे गहराई से पढ़ पाएंगे। हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ में एक और मेजर फ़र्क होता है। हार्ड न्यूज़ आपको तत्काल ही पढ़ना पड़ेगा। अगेन जैसे कर्फ्यू का मैंने एग्जांपल लिया, या भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, उसका रिजल्ट आने वाला है, तो आप सारे काम रोक के देखते हैं ना मैच को। या फिर अगर आप ऐसे कर्फ्यू की न्यूज़ सुन लेते हैं, या फिर कुछ भी बहुत ही हार्ड न्यूज़ आ गई, तो या फिर इलेक्शन का दिन है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो आप सारे काम रोक के पहले रिजल्ट जानना चाहेंगे, कौन जीता, किसकी सरकार बन रही है, कौन सी जगह से आपका मनपसंद विधायक या राजनेता जीत रहे हैं या हार रहे हैं, वो आप तुरंत जानना चाहेंगे। उसके लिए आप 2 दिन का 1 दिन का वेट नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ हार्ड न्यूज़। फीचर स्टोरी क्या होती है? जो ज़्यादा कैची होती है, जो पाठकों को होल्ड करके रख सकती है। अगर आपने 300, 400, 500 वर्ड्स में भी कोई खबर लिखी है तो भी आप उसे पूरा पढ़ना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए ऐसे तत्काल की बाध्यता नहीं होती है। जैसे अगर आपने कोई बहुत ही अच्छी सी खबर पढ़ी कि अपने बालों का ख्याल कैसे रखें, बालों को कैसे आप हमेशा तरोताज़ा रख सकते हैं, अब इस खबर के लिए आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आप कहेंगे बाद में पढ़ लेंगे फुर्सत से। लेकिन इसको, जैसे कि अगर मैच का हाल था तो अगले दिन आपके किसी काम का नहीं है। कभी आपने देखा नहीं होगा कि मैच की खबर आप 2-3 बाद दोबारा पढ़ लें, कभी ऐसा नहीं होता है। लेकिन बालों ख्याल कैसे रखें, अपने कुत्ते ख्याल कैसे रखें, अपनी बाइक को बेहतर कैसे बनाएं, इस तरह की जो सॉफ्ट स्टोरीज होती है ना, आप कभी भी पढ़ सकते हो। अपने घर को बेहतर कैसे बनाएं, कोई रेसिपी कैसे पकाएं, रंगोली कैसे बहुत बेहतर सजाएं। अभी दिवाली जाके चुकी है, तो दिवाली में अपने घर की साफ़ सफाई बेहतर कैसे करें, किस अलग अंदाज में दिवाली को मनाया सकता है। इस तरह की अगर कोई खबर आप कभी भी पढ़ने को, सुनने को आपको मिलेगी, तो आप इसे दोबारा पढ़ लेंगे, अगले साल दोबारा पढ़ लेंगे, 5 साल पुरानी खबर भी दोबारा पढ़ लेंगे। लेकिन कोई मैच की स्टोरी, कोई इलेक्शन का रिजल्ट आप कभी भी 2 दिन बाद भी नहीं पढ़ेंगे।
अगर मैं अब आपको बताऊं कि 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तो आपको क्या बासी खबर सुना रहे हो, इसका क्या वजह है, क्या समझ में नहीं आता। तो यानी कि हार्ड न्यूज़ की उम्र नहीं होती है, लेकिन हार्ड न्यूज़ आपको तत्काल पढ़नी ज़रूरी होती है। हार्ड न्यूज़ के लिए आप अगले दिन का वेट नहीं कर सकते। फीचर स्टोरी होल्ड्स यू। फीचर स्टोरी जो फीचर राइटिंग होती है, फीचर राइटिंग आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, 5 साल बाद भी पढ़ सकते हैं, उसे तफसील से पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे, मनोरंजक तरीके से पढ़ेंगे। तो ऐसे में कई बार खबरें इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि फीचर राइटिंग में लिखी जाती हैं। जैसे अगर आप बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो ऐसी कोई खबर अगर आपको पढ़ने को मिले तो आप उसे तसल्ली से 2 दिन बाद भी पढ़ लेंगे, आपका पैसा कहाँ भागा जा रहा है। तो दिस इज हाउ कि फीचर स्टोरी अलग होती हैं, हार्ड न्यूज़ अलग होती हैं, सॉफ्ट न्यूज़ अलग होती हैं। एक और डेफिनेशन आती है, टू ए जर्नलिस्ट गुड न्यूज़ इज ऑफन नॉट इवन न्यूज़। एक अच्छी खबर पत्रकार के लिए कभी भी खबर ही नहीं होती है, या अक्सर एक अच्छी खबर पत्रकार के लिए कोई खास मायने नहीं रखती है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर आप अपने घर से चले, कॉलेज में आए, लेक्चर अटेंड किया, सकुशल अपने घर लौट गए, तो क्या आपके लिए या आपके परिवार वालों के लिए या अखबार के लिए कोई खबर है? नहीं, और ये अच्छी बात है। लेकिन यदि भगवान न करे कोई ऐसी त्रासदी घट जाए, किसी मान लेते हैं किसी पड़ोसी देश का मामला ले लेते हैं, अगर किसी देश में कोई स्कूल की बस जा रही है, स्कूल की बस पलट गई, एक भी छात्र जिंदा नहीं बच सका, तो ये बड़ी खबर होगी। यानी कि गुड न्यूज़ इज़ नॉट इवन ए न्यूज़, लेकिन बैड न्यूज़ इज़ ए बिग न्यूज़ फॉर जर्नलिस्ट। अगर किसी शहर में दंगा होता है, कोई भी किसी आपदा होती है, मैंने कहा ना, जितना भयानक आंकड़ा होगा उतनी बड़ी खबर होगी और उतना ही बड़ा उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा एज ए जर्नलिस्ट। तो यानी खबर को आप जितनी जगह तवज्जो उतनी देंगे, जितनी बड़ी खबर होगी, जितना बड़ा हादसा होगा। एंड गुड न्यूज़ इज़ ऑफन नॉट इवन इन न्यूज़। अगर खबर अच्छी है तो वो आमतौर पे खबर भी नहीं है। तो खबर के लिए कई बार जैसे एक कटु शब्द में कहा जाता है कि जैसे कि एक चिकित्सक हमेशा चाहेगा कि शहर में कोई बीमार ही ना पड़े ताकि वो आराम करे। हालांकि अगर प्राइवेट चिकित्सक है तो हम कहेंगे कि चलो फिर भी डॉक्टर तब कमाई करेंगे जब बहुत सारे बीमार पड़े हुए हों। ऐसे ही पुलिस के जो अधिकारी हैं वो चाहेंगे कि शहर में शांति रहे ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। लेकिन चोर या डकैत चाहेंगे शहर भर में चोरियाँ हों ताकि उनका फ़ायदा हो। ठीक इस तरह से पत्रकार भी आमतौर पे शहर के मंगल कामना नहीं करते, वो चाहते हैं कि बहुत सारी खबरें मिले ताकि उनको बहुत कुछ छापने के लिए मिलता रहे। कटु है लेकिन सत्य है। एक और किंवदंती, एक और कहावत कही जाती है, न्यूज़ इज ए रफली रिटन हिस्ट्री। यानी कि इतिहास, ये जो पत्रकारिता होती है, पत्रकारिता, ये खबर जो होती है, समाचार होते हैं, ये जल्दबाजी में लिखा गया ऐतिहासिक दस्तावेज होता है। यानी ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट्स जिनको हम बहुत जल्दबाजी में लिख रहे हैं। अब थोड़ा सा याद करिए, जब ऐसे पैंडेमिक हो रही थी, महामारी की यात्रा चल रही थी, कोरोना चल रहा था, या उससे पहले कभी मुंबई पे ताज पे हमला हुआ था, तो उस समय आपको एज ए पत्रकार, जब हम लोग पत्रकार थे उस समय, तो हमारा क्या काम था, अभी हमला हुआ है, 2 घंटे के अंदर आपको सारी इवेंट्स लिखनी, जितनी भी आप खबर जुटा पा रहे हैं। हम जल्दबाजी में लिख रहे हैं, हमारे पास डेडलाइन सर 2 घंटे की, 2 घंटे के अंदर आपको सारा लिखना है। कहाँ से आतंकवादी आए, अभी तक कितना सुराग मिल चुका है, कौन से आतंकवादी कहाँ फंसे हुए हैं, कितने आतंकवादी मारे जा चुके हैं, पुलिस क्या कार्रवाई करे। हम बहुत रफली लिख रहे हैं, हमारे पास लिखने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, रात में वक्त नहीं है, हमारे पास खोजबीन करने का, रिसर्च करने का भी टाइम नहीं है, हम बहुत जल्दबाजी में लिख रहे हैं। लेकिन दरअसल हम एक ऐतिहासिक दस्तावेज लिख रहे थे। कारगिल वॉर, जो भी कोई इंसिडेंस हमने एज ए पत्रकार देखा होगा, उन सभी पत्रकारिता की दस्तावेजों के दौरान हम दरअसल इतिहास लिख रहे थे, लेकिन जल्दबाजी में, रफली, विदाउट एनी फाइनल ड्राफ्ट, हम बहुत फटाफट लिख रहे थे क्योंकि हमारे पास डेडलाइन टिक 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 घड़ी कर रही थी। तो न्यूज़ जो होती है जल्दबाजी में लिखा गया ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। अब अगर कोई व्यक्ति चाहे कि उस समय के पत्रकारों ने क्या लिखा था, तो वो क्या पढ़ेंगे, जो हम ही लिखों ने कभी लिखा होगा, जिसमें हमने सारा लिखा होगा, कहाँ कहाँ से आतंकवादी आए थे, उन्होंने कहाँ हमला किया, मरीन से आए थे, कौन सा आतंकवादी कहाँ पहुँचा, बाद में किस आतंकवादी को कहाँ जिंदा पकड़ा गया, किस पुलिस अधिकारी ने बहादुरी दिखाते हुए किस आतंकवादी को जिंदा पकड़ा। यानी कि सारी की सारी वारदात जो हमने कभी जल्दबाजी में ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर लिखा होगा, उस समय समाचार की शक्ल में आज के लोगों के लिए, शोधार्थियों के लिए वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन चुका होगा। लेकिन उस समय हमने इस उद्देश्य से नहीं लिखा होगा, निश्चित रूप से उस समय हम खाली ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट कर रहे थे, और इस तरह की ही न्यूज़ को बाद में कंसिडर करते हुए इतिहास बनाया जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ होगा 1947 में, ऐसा ही कुछ हुआ होगा 1857 में। यानी कि जिस समय कोई बहुत बड़ी वारदात होती है, उस समय के समाचार पत्र तो फटाफट ही लिखते हैं, उनके पास बहुत समय तो होता नहीं है, बल्कि बहुत सारी आपातकालीन स्थितियाँ भी होती हैं।
जब भारत में आपातकाल लगा था तो उस समय जो कुछ भी लिखा गया था, जितने सारे चेक्स एंड बैलेंस और मीडिया सेंसरशिप के बावजूद जिस तरह की पत्रकारिता की गई थी, वही सारी खबरें तो आगे चल के दस्तावेज में नहीं थी। लेकिन आज के लोग उन एक एक खबर को कोट करते हैं कि देखो उस समय के पत्रकारों ने क्या बात लिख दी थी। यानी इतनी मीडिया सेंसरशिप के बाद भी अगर उन्होंने विरोध दर्ज किया है तो यानी पत्रकारिता ने एक अलग तरह का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये वो बात होती है कि हम किस तरह की जल्दबाजी में जो कुछ लिख रहे हैं आगे चल के लोगों के लिए वो ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाता है। फिलहाल के लिए बहुत तेजी से लिखा गया साहित्य होता है जिसमें साहित्यिक त्रुटियां सुधारने का भी समय हमारे पास कई बार नहीं होता है। पत्रकारिता में एक और बात कई बार कही जाती है कि जर्नलिज्म इंस्टेंटली सेज लॉर्ड इरविन इज डाइड हु नेवर सेड लॉर्ड इरविन वाज अलाइव। यानी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम बहुत बड़ा चढ़ाकर उसके सारे कीर्तिमान, उसके सारे अचीवमेंट्स को समेट कर हम बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखते हैं, लेकिन जब वो जीवित थे तब उनके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा जाता है। ये भी एक कटु सत्य है कि जब व्यक्ति जीवित होता है तो पत्रकारिता उसको उतना ध्यान नहीं देती है। बहुत सारी महान हस्ती हमारे बीच में जिनके बारे में लिखने का हमारे पास दरअसल वक्त ही नहीं होता है पत्रकारिता के तौर पे, क्योंकि हमारे को और ज़्यादा ज्वलंत चीज़ों को कवर करना होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लिखेंगे तो शायद पाठक भी उसमें उतने तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन मरने के बाद लोग उनके सारे किए हुए सारे ऐतिहासिक चीज़ों को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ कि कई बार मृत्यु के बाद या ऐसा कोई इंसिडेंस होने के बाद चीज़ों की अहमियत बढ़ जाती है। मीडिया के सेंस में भी मीडिया भी उन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो के साथ दिखा पाता है और लोग भी उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये वाइस वर्सा गेम चलता है कि आप जो पढ़ना चाहते हैं हम उसे इंटरेस्टिंग पढ़ाते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ पर मुझे खबर याद आती है। कई बार खबरें इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि कई पत्रकारिता के छात्र मुझसे सवाल करते हैं कि कोई खबर जो आपके लिए इंटरेस्टिंग है क्या वो मेरे लिए भी इंटरेस्टिंग होगी। इसका आंसर देने के लिए एक छोटी सी खबर पे ध्यान देते हैं। अमेरिका का एक सच्ची घटना थी। एक व्यक्ति ने 21वीं मंजिल से छलांग लगाई खुदकुशी की नीयत से और वो मर गया। तो क्या इसमें कोई खबर में कोई खास बात आपको लग रही है? नहीं, नॉर्मल एक व्यक्ति ने 21वीं मंजिल से खुदकुशी के लिए छलांग लगा दी। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या हो सकता था? पहला कि वो सचमुच में कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी होता, मान लेते हैं कोई सिनेमा अभिनेता होता तो इंटरेस्टिंग हो सकता था। इस केस में ऐसा भी नहीं था। वो एक सामान्य व्यक्ति था जो 21वीं अपने घर की 21वीं फ्लोर से छलांग लगा के मर गया। तो आखिर खबर इंटरेस्टिंग क्यों है? इसमें पहला क्लॉज खुलता है। दरअसल वो व्यक्ति कूदा था, 21वीं मंजिल से जीवित कूदा था, लेकिन उसकी मृत्यु गिरने से नहीं बल्कि गोली लगने से हुई। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पैनल आ गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? खबर सच्ची थी। तो इसमें था कि ये खबर ऐसे कैसे, गोली कैसे लगी? तफ्तीश शुरू हो गई। एक नॉर्मल खुदकुशी के मामले को इतना सीधा साधा कैसे मान लिया जाए? अब पाठकों के साथ साथ मीडिया का भी इंटरेस्ट इसमें बढ़ने लग गया था कि आखिर वो व्यक्ति जो 21वीं मंजिल से कूदा था गोली लगने से कैसे मर गया। तो वैसे तो उसे गिर के मर ही जाना चाहिए था। एक और पार्ट आया। दरअसल जब वो 21वीं मंजिल से कूदा उसे नहीं पता था कि 10वीं मंजिल 21वीं मंजिल से कूदेगा, 10वीं मंजिल पे नेट लगा दिया गया था ताकि गलती से भी कोई ऊपर से गिर के मर ना जाए। तो यानी अगर उसे गोली नहीं लगती तो वो नेट की वजह से बच जाता और उसकी मृत्यु गोली लगने से ही हुई है। तो यानी कि उस व्यक्ति ने जिसने मृत्यु के लिए छलांग लगाई थी, सफलतापूर्वक आत्महत्या करने के लिए जिसने छलांग लगाई थी, उसे नहीं पता था कि दरअसल वो एक असफल अटेम्प्ट करने वाला है यदि उसके सीने के बीचों बीच गोली ना लग जाती। तो अब तीसरा सवाल, अब गोली कहाँ से आ गई? क्योंकि कोई भी व्यक्ति गिरते व्यक्ति पे गोली कैसे चला सकता है? अब गोली भी बाहर से नहीं, उसी बिल्डिंग के अंदर से चलाई गई थी। एक और कन्फ्यूज़न, यानी किसी ने इतना सटीक निशाना गिरती हुई खिड़की के बाहर से गोली मारी और ऊपर से गिरता व्यक्ति उसी पॉइंट पे कैसे कनेक्ट कर गया? यानी कि इस खबर में और भी बहुत सारे पेश आने बाकी थे। अब तफ्तीश हुई कि गोली कहाँ से आ गई, तो पता चला कि 2 फ्लोर नीचे 21वीं फ्लोर से व्यक्ति कूदे थे। 19वीं फ्लोर पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा चल रहा था। हस्बैंड ने अपनी वाइफ के ऊपर गोली चलाई थी, वाइफ बच गई, गोली खिड़की से बाहर चली गई और खिड़की से बाहर वही अभागा व्यक्ति जो ऊपर से कूद रहा था उसी को आकर गोली लग गई, वो वहाँ मर गया। 12वीं फ्लोर पे लगे हुए नेट में फंस गया, लेकिन उसकी मृत्यु गोली लगने से पहले ही हो चुकी थी। खबर इंटरेस्टिंग होती जा रही है, मीडिया का टेंशन क्रिएट हो रहा है, पाठकों का भी टेंशन क्रिएट हो रहा है कि आखिर ये खबर है क्या, और एक जरा सी सुसाइड केस इतना इंटरेस्टिंग कैसे होता जा रहा है। अब उस बुजुर्ग के पास पुलिस पहुंची जिस व्यक्ति ने, एक बुजुर्ग आदमी ने अपनी पत्नी को धमकाने के लिए गोली चलाई थी। उसके ऊपर तो सीधा सीधा मर्डर अटेम्प्ट बन ही रहा था कि आपने गोली चला के एक व्यक्ति की जान ले ली, अपनी पत्नी की ना से किसी और की सही, लेकिन गोली चलाने का अधिकार तो आपको नहीं था ना। यानी कि आप पहले से मर्डर की कल्पना कर चुके थे। आपने ए की जगह बी को मार डाला, लेकिन आपने हत्या के इरादे से गोली चलाई थी, तो यानी कि आप मृत्यु दंड के दोषी हैं, आप एक हत्या के अभियुक्त हैं।
अब भी इंटरेस्टिंग और बढ़ता जा रहा है। पता चला अगेन बुजुर्ग की कार्रवाई या बुजुर्ग की गवाही तो इसमें काम नहीं आएगी, लेकिन पड़ोसियों ने और आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि वो बुजुर्ग अक्सर जब भी झगड़ा होता था अपनी पत्नी को एक खाली बंदूक से खाली हवाई फायर करके डराया धमकाया करते थे। तो अगर एक हवाई फायर करते थे वो भी खाली बंदूक से जब उसमें झगड़ा होता था, तो उस बंदूक में गोली कहाँ से आई, यानी कि और बुजुर्ग की नॉलेज में नहीं था कि उस बंदूक में गोली है, यानी अब इसमें एक साजिश और कनेक्ट हो गई। इंटरेस्टिंग का लेवल बढ़ता जा रहा है कि आखिर ये बुजुर्ग की बंदूक में गोली कहाँ से आई, इस गोली ने उस व्यक्ति को मार दिया जो सुसाइड करने वाला था। अब ये हत्यारोपी हैं भी कि नहीं, क्योंकि अब टेक्निकली इन्होंने हत्या के इरादे से गोली चलाई नहीं थी, इन्होंने तो खाली बंदूक से फायर किया था। अब और इसमें इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, खबर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग। एक नॉर्मल सुसाइड केस इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है कि पूरे यूएसए की नज़रें इस इंसिडेंट्स पे जम चुकी थी। अब पता चला कि वो बुजुर्ग की बंदूक में गोली डालने वाला व्यक्ति क्यों कौन था, क्योंकि दरअसल हत्यारोपी अब वही बन जाएगा जिसको पता था कि बुजुर्ग कभी ना कभी अपनी बंदूक में गोली, उन्हें नहीं पता वो बंदूक भरी हुई है, वो तो अपनी वाइफ पे गोली चला देंगे, वाइफ मर जाएगी और ये बुजुर्ग हत्यारोपी बन जाएंगे। तो दरअसल साजिश करने वाला ही हत्यारोपी बन जाएगा। अब इस इंसिडेंस को जब और खोला गया तो पता चला कि ये जो बुजुर्ग थे इन्हीं का सौतेला बेटा था जिसने 21वीं फ्लोर से गोली अपना छलांग लगाई थी। तो यानी कि इन्होंने टेक्निकली अपने ही सौतेले बेटे को गोली मार के हत्या कर दी थी। अब लेकिन अभी भी सवाल था आखिर उनकी बंदूक में गोली कहाँ से आई। तो इसमें भी राज और खुले थे कि जो व्यक्ति मरने वाला था जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, दरअसल उसी ने अपने सौतेले पिता की बंदूक में गोली डाली थी क्योंकि वो बैंकरप्ट हो चुका था। अब उसके पास एक ही उम्मीद थी कि ये बुजुर्ग व्यक्ति जो काफ़ी पैसे वाले भी हैं यही अपनी पत्नी को गोली मार दें जो उसकी सगी माँ भी है, और हत्या के इल्ज़ाम में ये जेल चले जाएं, उनकी माँ भी मर जाए और सारी संपत्ति इस अभागे बेटे के पास आ जाए और ये बेटा अपने बैंकरप्ट जो दिवालिया होने वाला है अपने दोस्तों का कर्जा चुका सके। एक और पेच आ गया। तो अब यानी कि साजिश करता तो वही बेटा था जो उसी बंदूक की गोली से मारा गया और सुसाइड करने चला था क्योंकि वो कई दिनों से उनके बीच में झगड़ा नहीं हो पाया था। तो अब अदालत के सामने ये जिक्र आ गया था कि आखिर क्या ये बुजुर्ग उस अपने ही सौतेले बेटे के हत्यारोपी हैं या नहीं, क्योंकि एक तो होगा गैर इरादतन हत्या के उन्होंने, मैं अगर खाली बंदूक से फायर कर रहा हूँ तो मैं किसी हत्या का आरोपी कैसे हो सकता हूँ। हत्या बंदूक में गोली डालने वाला कौन, जो उस गोली का शिकार भी बन गया, तो वो तो मारा ही जा चुका है। तो क्या इस गलती के लिए इस बुजुर्ग सौतेले पिता को दोषी माना जाए या नहीं। लेकिन आखिरकार अदालत ने भी यही फैसला दिया कि क्योंकि ये बुजुर्ग नहीं जानते थे कि उनकी बंदूक में गोली है और उनकी आदत थी कई बार झगड़े में गुस्सा आते खाली बंदूक उठा के फायर कर देते थे, तो ऐसे में दरअसल इस साजिश को करने वाला वही बेटा था जो ऑलरेडी उसी बंदूक की गोली से गोली खाकर मारा जा चुका है। तो इसलिए बुजुर्ग को हत्या का दोषी नहीं माना गया, लापरवाही या बाकी चार्जेस उन पे लगाए गए थे। तो अब एक जरा सी सोसाइटी केस की स्टोरी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी आपने अभी देखा। तो कई बार कोई खबर बहुत मामूली होती है, एक नॉर्मल सी किसी माले से कूद के किसी ने हत्या सुसाइड करके जान दे दी, लेकिन ये खबर इतनी बड़ी हो गई कि यूएसए के बहुत दिनों तक अटेंशन इस न्यूज़ पे और इस न्यूज़ में आने वाले लेवल्स पे फ्लोर्स पे बनी रही। तो कई बार खबर इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन खबर में छुपे हुए छोटे छोटे इंसिडेंट्स उसको बहुत ज़्यादा रोचक बना देते हैं, या उस खबर में होने वाले खुलासे कई बार खबर की रोचकता इतनी ज़्यादा बढ़ाते हैं कि खबर की खुद की वैल्यू से कहीं ज़्यादा वैल्यू उस रोचकता की, उस इंटरेस्टिंग पॉइंट की हो जाती है जो उस खबर की वैल्यू, न्यूज़ वैल्यू बढ़ा देती है। आज के लिए इतना ही। कल बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग के एक और लेक्चर में ज़रूर आपके साथ होंगे। लेक्चर कैसा लगा और कौन कौन से समस्याएं, कौन कौन सी शिकायतें हैं, कौन कौन से आपकी समस्या ऐसी रह गई जिनके समाधान आपको नहीं मिल पाए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए इंतज़ार, नमस्कार।